ये है 2025 का सूडान, जहां पर आर्मी गन्स उठाए गलियों में घूम रही है, लोगों को घसीट कर उनके घरों से निकाल रही है, उनके घरों को तोड़ रही है और सिविलियंस पर गोलियां बरसा रही है। सूडान के सिविलियंस मदद के लिए पुकार रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सूडान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन सूडान में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से सूडान की अपनी आर्मी सिविलियंस को मार रही है? ये सब समझने के लिए हमें जानना पड़ेगी द स्टोरी ऑफ द सूडान। لجان نصرة الفاشل. لجنة التحقيق تبدأ فورا. साल था 1965 जब सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था। यूके और इजिप्ट ने सूडान को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, लेकिन कॉलोनियल एरा के आते आते 1965 में सूडान को आज़ादी मिल जाती है। The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. And the new flag is hoisted. Blue for the Nile, yellow for the desert, green for agriculture. आज़ादी के 2 साल बाद ही पहला सक्सेसफुल मिलिट्री कू आता है। सूडान के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल बशीर अपनी ही सिविलियन गवर्नमेंट को मिलिट्री के अंडर कर देते हैं और इस मिलिट्री को नाम दिया जाता है सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस यानी SAF। फिर आता है 1969 में जाफर अन-नामेरी का क्रू। जनरल जाफर अन-नामेरी अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं और फिर 16 साल की हुकूमत के बाद 1985 में दोबारा से एक कू आता है और जाफर अन-नामेरी को हटाकर सिविलियन गवर्नमेंट को बहाल कर देता है। और फिर आता है 1988 का क्रू, जिसकी वजह से आज सूडान चल रहा है। जनरल उमर अल बशीर सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। उमर अल बशीर इस पूरी हिस्ट्री को देखकर ये समझ चुके थे कि एक दिन आर्मी भी उसके खिलाफ मिलिट्री कू करेगी। इसी वजह से वो SAF से क्लोज कनेक्शन बना लेते हैं। वो SAF को गोल्ड माइंस, ऑयल रिजर्व्स और उनको सिविलियंस के मुकाबले में फुल सपोर्ट देने लगते हैं। 2003 आते आते पूरे दारफोर में बशीर की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं, जो कि मेनली नॉन अरब ट्राइब की तरफ से किए जा रहे थे। इन ट्राइब्स का मानना था कि बशीर की गवर्नमेंट उनके राइट्स को इग्नोर कर रही है और उनके प्रोटेस्ट का मकसद था बशीर को हटाकर ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो अरब और नॉन अरब में फ़र्क ना करे, उनके बेसिक राइट्स उन्हें दे। बशीर ने जब प्रोटेस्ट को बढ़ते देखा तो उसने अरब ट्राइब्स को यूनाइट करके एक मिलिशिया उन प्रोटेस्टर के मुकाबले में खड़ा कर दिया और इस मिलिशिया का नाम पड़ा जंजावीद, यानी घोड़ों पे सवार जिन। जंजावीद ने पूरे दारफोर में इतनी क्लिनजिंग शुरू कर दी, यानी ये लोग दारफोर में रहने वाले नॉन अरब ट्राइब्स को मारने लगे, उनका बेरहमी से कत्ल करने लगे और बशीर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने लगे। अमेरिका ने उस वक्त जंजावीद के इन ब्रूचुअल अटैक्स को जेनोसाइड का नाम तक दे दिया था और इन्हीं एक्शंस की वजह से बशीर पर इंटरनेशनल कोर्ट में जेनोसाइड का मुकदमा भी चलाया गया। बशीर पर इंटरनेशनल प्रेशर बनने लगा कि वो जंजावीद को ख़त्म करके इस इतनी क्लिनजिंग को रोक दे, लेकिन बशीर ने इंटरनेशनल प्रेशर को ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्शन लिया। उसने जंजावीद के नाम को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्हीं अरब ट्राइब्स की मिलिट्री को एक दूसरा नाम दिया, रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF, और RSF का लीडर बनाया गया जंजावीद के एक इम्पोर्टेंट मेंबर मोहम्मद हमदान दगालो को। बशीर ने दगालो को हमदती का टाइटल दिया, जिसका मतलब था माय सपोर्टर, मेरा हिमायती। बशीर ने SAF की तरह RSF से भी क्लोज कनेक्शन बना लिए थे। उसने RSF को गोल्ड माइंस दी, गोल्ड को लीबिया और इजिप्ट में स्मगलिंग की इजाज़त दी और हथियार भी दिए। साउथर्न सूडान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके ऑयल रिजर्व्स को छीना जा रहा था। साउथर्न सूडान का ये प्रोटेस्ट इनकलाब में बदल जाता है और आखिरकार 2011 में साउथर्न सूडान को आज़ादी मिल जाती है। Here. As the President of the Republic of South Sudan, I shall be faithful and bear true allegiance to the Republic of South Sudan. लेकिन ये आज़ादी बशीर के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि सूडान के 70% ऑयल रिजर्व्स साउथर्न सूडान में थे और अब नॉर्थ सूडान के पास सिर्फ 30% ऑयल रिजर्व्स और सोना बाकी था। लेकिन सूडान का ये 90% गोल्ड भी इलीगली स्मगल किया जाने लगा था। इन सब फैक्ट्स को देखते हुए 2019 में आवाम एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर देती है, जिसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड की जा रही होती है। लेकिन दो जनरल्स यानी SAF के अब्दुल फताह अल बुरहान और बशीर का सबसे रिलायबल पर्सन RSF का हमदती बशीर की हुकूमत को गिराकर उसे जेल भेज देते हैं और अगस्त 2019 को आर्मी प्रोटेस्टर्स की डेमोक्रेसी की डिमांड को मान लेती है। लेकिन इलेक्शन के लिए एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें सिविलियंस और आर्मी दोनों ही इन्वॉल्व होती है। अब्दुल फताह अल बुरहान खुद को इस गवर्नमेंट का हेड बना लेता है
और हेमेदिटी को डेप्यूटी हेड बना दिया जाता है। We believe by signing this political document, we are paving the way for a true democratic transitional period. अक्टूबर 2021 के आते आते दोनों जनरल्स का मन बदल जाता है और अब्दुल फत्ताह अल बुरहान इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे पूरी पावर बुरहान और हेमेदती के पास आ जाती है। We are declaring a state of emergency. We are dissolving the Sovereign Council and removing the state governors. अल बुरहान और हेमेदती स्ट्रेटेजिक अलाय बन जाते हैं, लेकिन 2023 के आते आते ये दोनों इत्तेहादी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब्दुल फत्ताह अल बुरहान सूडान की तरक्की के लिए मुआहदे कर रहे होते हैं और हेमेदती इनके सारे पॉइंट से एग्री कर लेता है, लेकिन जब आरएसएफ को एसएफ में मिलाने की बात होती है तो हेमेदती इसको इनकार कर देता है, क्योंकि हेमेदती अच्छे से जानता था कि आरएसएफ को एसएफ में मिलाने का मतलब है कि हेमेदती इस पावर गेम में अपने इख्तियारात खो देगा और उस आरएसएफ को भी खो देगा, जिसके लिए उसने तकरीबन 20 सालों तक मेहनत की थी। और यही वो पॉइंट था जहां से स्ट्रेटेजिक अलायंस एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। 15 अप्रैल 2023 को आरएसएफ खुर्तूम के प्रेसिडेंशियल हाउस पर हमला कर देती है और खुर्तूम पर कब्जा कर लेती है। मार्च 2025 में एसएफ बड़ी मुश्किलों से खुर्तूम को वापस देती है। आरएसएफ खुर्तूम को हार जाने के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल करती है। वो मिस्र और लीबिया से लगने वाले इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लेती है। अब तकरीबन पूरा वेस्टर्न सूडान आरएसएफ के कब्जे में चला गया है, लेकिन इन सब के बीच सिविलियंस मर रहे हैं। आरएसएफ इस पूरे जंग की आड़ में इतनी इंक्रीजिंग कर रही है, लेकिन सूडान जैसे गरीब मुल्क में एसएएफ और आरएसएफ को वेपन्स और फाइटर जेट्स कहां से मिल रहे हैं? यहाँ किरदार आता है फॉरेन प्लेयर्स का। दुबई पर आरएसएफ को सोने के बदले वेपन देने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि ईरान, मिस्र और सऊदी अरब एसएएफ को सपोर्ट करती। पूरी दुनिया पीस खेल रही है और सूडान में अब तक सिविल वॉर चल रही है। दो जनरल्स के पावर स्ट्रगल और फॉरेन कंट्रीज के लालच की कीमत चुका रहा है सूडान, उसके बच्चे, उसके बूढ़े।